हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सभी के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, आइसोस्टर्स, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। आज जो है हम ये देखेंगे कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, उस पे बेस्ड ही हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम हमें मालूम नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानना है इस चैप्टर में। तो बहुत सारे मॉडल्स ऑफ एटम्स हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहां कहां पर अरेंज्ड है, कहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कहां प्रोटॉन, कहां न्यूट्रॉन। तो उसके ऊपर बहुत सारे मॉडल्स ऑफ एटम्स हैं, वो सभी मॉडल ऑफ एटम के साथ ही हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो हमारा चैप्टर है मेनली वो यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि है टॉपिक हमारा मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है, या जिसे हम नॉर्मली एटॉमिक मॉडल्स भी कहते हैं। एटॉमिक मॉडल यानी कि जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट हैं वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अर्ली मॉडल्स हैं, वैसे तो आज का जो है बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, बोर मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी के ऊपर भी हमने मॉडल ऑफ एटम को बनाया है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और सबसे बेसिक मॉडल, जिसमें जो है बिल्कुल इनिशिएटिव जो आया था जहां से कि मॉडल ऑफ एटम किस तरीके का हो सकता है, वो हमें ये मॉडल बताएगा। तो सबसे पहला मॉडल जो इसमें आता है दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल, या जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन भाई ने क्या कहा कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है। उसने बोला कि जैसे पुडिंग होती है, पुडिंग क्या है, एक स्वीडिश होती है जिसमें क्या होता है कि एक स्वीट डिश है, बाउल के अंदर डाल करके लाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ड्राई फ्रूट से लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। पुडिंग का मतलब जो है एक स्वीट डिश होती है जिसमें आप कुछ इस तरीके से वो पुडिंग होती है और उसके बीच में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं। ठीक है, बीच बीच में कहीं ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं। तो ये प्लम पुडिंग होती है कुछ इस तरीके से। उसी से ही रिलेट किया इसने हमारे एटॉमिक मॉडल को। उसने क्या बोला कि यहां पर इस प्लम पुडिंग के अंदर ये जो पुडिंग नजर आ रही है यहां पर, ये वाली जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, और यहां पर जो ये बीच में ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोला थॉमसन ने कि ये जो पुडिंग है बीच में, ये पॉजिटिव स्फीयर है, यानी कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके बीच बीच में जहां जहां पर हमारे हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर इसको इंडिया में समझने के लिए हम इसको वाटरमेलन से रिलेट करते हैं। वाटरमेलन का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से आप देखते हो। उसके अंदर जो रेड पोर्शन होता है, वो रेड पोर्शन, इसने बोला कि वो रेड पोर्शन क्या है, वो एक पॉजिटिव स्फीयर है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, जो उस वाटरमेलन के बीच में सीड्स नजर आते हैं हमें ब्लैक कलर के, वो सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उस पॉजिटिव स्फीयर के बीच में एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये बोलता है हमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इस मॉडल में, इस मॉडल को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं मिली क्योंकि इसने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है एटम के मॉडल को। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। सबसे पहले लिमिटेशन तो ये थी कि इसने जो है जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच में बिखेर दिया। इसमें उसने बोल दिया कि पूरा का पूरा ही पॉजिटिव स्फीयर है। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी इसकी। और दूसरी बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसने बोल दिया कि यहाँ पर बीच में एम्बेडेड है, यानी कि बीच में धसे हुए हैं। बट एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पर रुके हुए नहीं रहते, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में इस मॉडल में कुछ नहीं कहा गया। और तीसरी चीज, जो इस मॉडल की स्टेबिलिटी है उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा ये, उसको भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। तो सारी लिमिटेशंस होने की वजह से ये जो मॉडल ऑफ एटम है वो क्या हो गया, फेल हो गया।
ठीक है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल सा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कुछ खास इसने नहीं कहा। तो इसकी लिमिटेशंस काफी ज्यादा थी, तो इसकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो क्या थी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी लिमिटेशन जो थी इसकी, ठीक है, मॉडल है क्या उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वाटरमेलन से मिलता जुलता है, हमने वहां पर बनाई दिया। तो लिमिटेशंस देखनी है बस हमें इसकी। तो पहली तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी लिमिटेशन जो है वो क्या होगी, इट डू नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बट यहां पर तो इसने कह दिया इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पर स्टिल है। ठीक है, और तीसरी लिमिटेशन जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन थी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसने बोल दिया कि वो तो बिखरे हुए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस इसकी लिमिटेशन थोड़ी सी माइंड में रख लीजिए कि क्या क्या इसकी लिमिटेशन थी। तो हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। वैसे ये भी आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बट स्टिल ये आपके 11th के सिलेबस में भी है, तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इसको वैसे पढ़े भी बहुत टाइम हो गया होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, तो ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा देख लेंगे बस इसमें। तो सेकंड मॉडल ऑफ एटम दैट इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने काफी अच्छा मॉडल ऑफ एटम बताया था, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, बट उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आगे और मॉडल्स आए थे। ठीक है, तो पहले इसका मैं सेटअप बना लेता हूँ कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो कुछ उसका सेटअप जो था किस तरीके से था, देखते हैं। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल का जो सेटअप था वो कुछ इस तरीके से नजर आता था। देखो इसमें जो ये सारी चीजें हैं क्या क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो जो ये यहाँ पर ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस हम रखते हैं जो कि क्या करता है, अल्फा रे एमिट करता है। ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेस। ठीक है, यहाँ पर एक तो सोर्स ऑफ अल्फा रेस था हमारे पास, और ये ब्लॉक इसलिए लगाया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट में रेडिएशन छोड़ सके। ये जो है यहाँ पर दिस इज नोन एज स्लिट। स्लिट क्या करती है कि यहाँ से जो रेडिएशन है वो चारों तरफ में निकलेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, बट हम क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ इधर स्ट्रेट। यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज गोल्ड फॉइल, और ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है, तो इसका मॉडल का जो बेसिक था वो बेसिक क्या था, यहाँ पर जो हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की गई और कोई क्यों नहीं।
देखो गोल्ड फॉइल जो होती है इसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेलेबिलिटी यानी कि मेलेबल किसे बोलते हैं हम, जो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसको आप बहुत ज्यादा थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थिन शीट में कन्वर्ट करने का मोटिव क्या था कि इसको आप इतना थिन कर दीजिए कि इसको आप बहुत ही छोटे छोटे एटम्स की तरह कंसीडर कर सकें। ठीक है, तो अब इसमें जो है क्या किया गया, इस मॉडल ऑफ एटम में क्या किया गया, ये रेडिएशन जो है, ये अल्फा रेज जो है, ये कुछ इस तरीके से यहां से निकली, स्लिट से होती हुई क्या करेंगी, यहां पर जाकर के इस गोल्ड फॉइल पे टकराएंगी। और यहां पर जो स्क्रीन हमने लगाई है, इस स्क्रीन के अंदर यहां पर हमने क्या किया, इस स्क्रीन के अंदर यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया था। क्या था, जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट मटेरियल आपको बताया था क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, जब कोई भी चीज आकर के इस मटेरियल से टकराएगी तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक ग्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा सेटअप लगाने के बाद जब यहां से रेडिएशन आई तो सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व की गई वो क्या क्या थी, तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जर्वेशन ही देखेंगे। तो देखो यहां से बहुत सारी रेडिएशन निकल रही है, बट हमें जो रेडिएशन चाहिए वो सिर्फ सीधी जाकर के जो गोल्ड फॉइल पे टकराए, इसीलिए हमने यहाँ पर स्लिट लगाया है। तो ये रेडिएशन जो थी यहाँ पर जाकर के गोल्ड फॉइल से टकराएगी। अब देखो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखो क्या क्या चीजें यहां पर ऑब्जर्व की गई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या थी कि बहुत सारी रेडिएशन जो है, जितनी भी रेडिएशन यहां से आकर के गोल्ड फॉइल से टकराई, हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम ग्लो था, मैक्सिमम ग्लो जो था वो बिल्कुल इस गोल्ड फॉइल के पीछे, यानी कि यहां पर था, जहां पर गोल्ड फॉइल थी बिल्कुल उसके पीछे, यानी कि इस एरिया में सबसे ज्यादा ग्लो देखने को मिला। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द ग्लो वाज जस्ट बिहाइंड द गोल्ड फॉइल, जहां पर गोल्ड फॉइल रखी थी उसके जस्ट पीछे सबसे ज्यादा ग्लो हमें देखने को मिला। ठीक है, इस गोल्ड फॉइल को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द ग्लो हमें देखने को मिल रहा था वो जस्ट गोल्ड फॉइल के पीछे देखने को मिला। अब कुछ जो था ग्लो हमें मतलब पहली तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द रेज was went straight without any deflection। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधी चली गई। ठीक है, अब जो कुछ रेज जो थी यहाँ पर वो हमने क्या ऑब्जर्व करी कि कुछ रेज जो है यहाँ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा बहुत ग्लो यहाँ पर भी देखने को मिला। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, कुछ रेज जो है वो ज्यादातर तो स्ट्रेट जा रही हैं, बट कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर भी हमें ग्लो देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ रेज स्मॉल एंगल के ऊपर बेंट हो रही है, कुछ रेज जो थी वो ज्यादा बड़े एंगल पर भी बेंट हो रही थी, यानी कि यहाँ पर भी ग्लो ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि कुछ स्मॉल एंगल पर बेंट हो रही है, कुछ ज्यादा एंगल पर बेंट हो रही है, और कुछ 10,000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो इससे टकरा करके इसी पाथ से वापस भी आई। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन थी इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की। क्या क्या होगी, पहली तो मोस्ट ऑफ द रे वाज वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि ज्यादातर रेज जो है वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधी निकल गई। दूसरी जो है ऑब्जर्वेशन, सम रेज बेंट at small angle and some at large। ठीक है, तो कुछ रेज स्मॉल एंगल पर बेंड हो रही है, कुछ रेज लार्ज एंगल पर बेंड हो रही है। और तीसरी, वन आउट ऑफ
10,000 rays comes back from the same path। ठीक है, तो एक रे ऐसी थी 10,000 रेज में से जो इससे टकरा करके उसी पाथ से क्या आ रही थी, वापिस आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी तो ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्व तो हमने कर लिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, तो देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी, मोस्ट ऑफ द रेज वाज वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि ज्यादातर रेज जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट जा करके, यानी कि ज्यादातर ग्लो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या पता लगा हमें, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारी एटम है, जो हमारा एटम है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या है, खोखला है, एम्प्टी है, होलो है। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज पता चली, पहली ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो खाली है। ठीक है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है, दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है, सम रेज बेंट एट स्मॉल एंगल। अब देखो इससे पहले ये जो अल्फा रेज होती है, अल्फा रेज क्या है, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो हमारी यहां से रेज आ रही है उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो रेडिएशन है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, सम रेज बेंट एट स्मॉल एंगल। अगर कुछ रेज बेंट हो रही है, यानी कि इस एटम से दूर भाग रही है, इस गोल्ड फॉइल से दूर भाग रही है, मतलब इस रे में और उस एटम के अंदर कुछ रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकल करके आया वो ये आया कि उस एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, इस रेडिएशन को रिपेल कर रहा है, जिस कारण से हमारी जो रेज हैं वो कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ हायर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका रीजन, जैसे मान लो ये गोल्ड फॉइल को मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना दूं, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास। अब ये जो रेज आ रही है, जो रेज इसके बिल्कुल पास से जाएगी वो क्या होगी, वो ज्यादा बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो दूर से जा रही है वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो रे आ रही है, और पॉजिटिव को ही रिपेल करता है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इस एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, इस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 आउट ऑफ 10,000 रेज कम्स बैक। ठीक है, एक रे 10,000 रेज में से कोई एक रे ऐसी थी जो क्या थी, उससे टकरा करके उसी सेम पाथ से क्या आती है, वापिस आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, अब इसका कंफ्यूजन क्या निकल करके आएगा, अगर रे इससे टकरा करके वापिस आ रही है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं बीच में कुछ एक हैवी चीज प्रेजेंट है जिससे टकरा करके हमारी रे वापिस आई है। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है, तीसरी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि एटम के अंदर कोई एक इतनी हैवी चीज है जिससे टकरा करके रेडिएशन जो है उसी एंगल पर ही वापिस आ रही है। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 ही कंक्लूजन निकल करके आए। पहला कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि सेंटर के अंदर कोई एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में कोई एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो काफी हैवी है। ठीक है, तो ये तो हुए इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो भी लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या क्या आ गए इसके, तो पहला कंक्लूजन तो ये आया, द मोस्ट पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी और होलो। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, यानी कि होलो है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि हमारी इस रेडिएशन को रिपेल कर रहा है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन जो थी, तीसरा कंक्लूजन जो निकला वो क्या कि इन सेंटर सम
heavy substance is present। ठीक है जी, तो सेंटर में कुछ एक हैवी सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ये सारी कंक्लूजन निकल करके आती है इन ऑब्जर्वेशन से। अब जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, इन सारी कंक्लूजन को जब उसने सम अप किया तो उसने क्या बोला, वो बोलता है कि भाई जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि उसके सेंटर में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इतनी हैवी है कि पूरे के पूरे एटम का जो मास है वो इसी के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कुछ इस तरीके से अपना मॉडल एक्सप्लेन किया कि सेंटर में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और जो है इसके अंदर ही सारा का सारा एटम का मास लाई करता है, जिसे उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। उसने क्या बोला, सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो क्या कहता है, और जो रदरफोर्ड मॉडल है इसकी क्या लिमिटेशंस थी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब इसके बाद अगर इसकी लिमिटेशन के बारे में हम बात करें तो सबसे एक ही लिमिटेशन है वैसे तो इसकी प्रॉपरली, बट इस लिमिटेशन का कारण जो था वो क्या था, पहले तो काफी टाइम तक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को सही माना गया, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं मानेगी, बट इसके बाद जो रदरफोर्ड मॉडल आने के कुछ टाइम के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई जो कि मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, अभी उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उस मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने क्या बोला कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें से एक रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन मतलब उसमें से एक एनर्जी लूज होती है। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सवेल ने क्या बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसमें से एक एनर्जी निकलेगी, एनर्जी लूज करेगा वो, तो जैसे जैसे मूव करता चला जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो लूज होती चली जाएगी। तो जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सवेल भाई क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चलो ठीक है घूम तो रहा है, बट कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमता है या मूव करता है उसमें से क्या होती है, एक एनर्जी लूज होती है, ठीक है। अगर इसमें से एनर्जी लूज हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी लूज होती चली जा रही है, तो ये उसी पाथ पर कैसे घूम पाएगा, ठीक है। अभी तो ये इस पाथ पर घूम रहा है, यहाँ पे दोबारा पहुंचा तो इसकी एनर्जी क्या होगी है, कम हो गई है, तो कम हो गई है तो इसके घूमने की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर अगली बार और कम हो जाएगी, अगली बार और कम हो जाएगी, और फाइनली जो है ये न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल की थ्योरी ने रदरफोर्ड से एक सवाल किया, थ्योरी ने तो ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके मूव करने पर वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करता चला जाएगा तो उसके जो घूमने का जो ऑर्बिट है वो क्या होता चला जाएगा, उसका रेडियस कम होता चला जाएगा, एंड फाइनली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर के मिल जाएगा। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर ये सच है, अगर ये ऐसे ही हुआ तो सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड लगेंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बीच में जाने के लिए। तो रदरफोर्ड से जब इसने पूछा कि भाई बताओ इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, तो रदरफोर्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो लिमिटेशन इसकी यही थी, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ही फेल्स to explain the stability of atom,
ठीक है, रदरफोर्ड जो था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो मैक्सवेल की थ्योरी आने के बाद फेल हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट मॉडल पे जब मूव करेंगे उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है वो हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम है। बट एक चीज है, बोहर मॉडल ऑफ एटम आने से पहले बहुत सारी डिस्कवरीज और हुई थी, उन्हीं डिस्कवरीज के ऊपर ही बेस्ड है हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को फेल करने वाला भी ये मैक्सवेल था। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि इसने क्या क्या चीजें बताई थी हमें, और ये सारी दो तीन चीजें आने के बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम आया था। तो कुछ डेवलपमेंट है बोहर मॉडल की, कि बोहर मॉडल बनते बनते क्या क्या चीजें बीच में आई थी। तो पहले हम उन सबको पढ़ेंगे, फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, तो यही एटॉमिक मॉडल थी, बट आप हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल आने से पहले क्या क्या चीजें आई थी हमने उसको पढ़ना है। ठीक है, तो बोहर मॉडल आने से पहले उससे पहले क्या क्या चीजें आई थी उसको हम पढ़ लेंगे। तो पहली चीज जो पहला इसमें टॉपिक आता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है जी, तो हमारा जो बोहर मॉडल ऑफ एटम आया उससे पहले भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई। उसमें से सबसे पहली जो थ्योरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, जो कि मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, वही साइंटिस्ट जिसने रदरफोर्ड को फेल किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने क्या थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि क्या बोलती है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पहले वही पोस्टुलेट्स देखेंगे। देखो, सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती है, ये कहती है कि जो हमारा कोई भी एक सोर्स है, जहां से कोई भी एक पहला जो इसका पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, कहते हैं कि अगर कोई सोर्स है आपके पास, जैसे एक बल्ब है, ठीक है, रूम के अंदर बल्ब लगा हुआ है, वहां से जो लाइट निकल रही है, तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि कोई भी सोर्स जो एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी एमिट होती है रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी सोर्स है, एनर्जी को अगर वो रिलीज कर रहा है तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करता है, रेडिएशन की फॉर्म में करता है। ठीक है, और वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो पहला इसका पोस्टुलेट क्या है, पहले मैं चारों पोस्टुलेट बता देता हूं आपको, फिर इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट तो ये बोला कि किसी एक सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो एक रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, और रेडिएशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूसली मूव करती है। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट जो है इस थ्योरी का वो क्या बोलता है, दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो रेडिएशन वहां से निकल रही है उस रेडिएशन को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा पोस्टुलेट हो गया कि जो रेडिएशन निकल रही है उसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा पोस्टुलेट जो है वो जो रेडिएशन वहां से निकली है उसकी जो मूव करने की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के साथ मैच करती है। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट ये हो गया कि रेडिएशन निकल रही है, उसकी जो मूव करने की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही रिजेंबल करती है। और चौथा पोस्टुलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, वो क्या बोलता है, कहता है कि जो भी रेडिएशन निकल रहा है किसी सोर्स से, उस रेडिएशन का इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक नेचर भी है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक नेचर भी है, यानी कि वेव जो है उसका ड्यूअल नेचर है, उसका इलेक्ट्रिक नेचर भी है और उसका मैग्नेटिक नेचर भी है। और उन्हीं दोनों नेचर होने के कारण ही इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि जो वेव निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, उसका इलेक्ट्रिक नेचर भी है और मैग्नेटिक नेचर भी है। ठीक है, तो इन सभी पोस्टुलेट्स को हम लिख लेंगे यहां पर। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, द एनर्जी emitted by any source is in the form of radiations. ठीक है, किसी
किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। और दूसरा पोस्टुलेट क्या है, these radiations do not require any medium for travel। ठीक है जी, इन वेव्स को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और तीसरा पोस्टुलेट जो है, दे मूव with the velocity of light। ठीक है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट वो क्या बोलता है, द रेडिएशन या जिसे हम वेव भी बोलते हैं, द रेडिएशन और वेव हैव बोथ इलेक्ट्रिक and मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, जो हमारी वेव है उसका दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होगा। अब इस पोस्टुलेट पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या कि ये जो मान लो ये आपकी कोई एक वेव है, हमने क्या बोला, मान लो ये कोई आपका सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स से कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये रेडिएशन जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर जो है हमारी रेडिएशन जा रही है। हमने क्या बोला कि इसका जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों नेचर होते हैं। अब इसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होता है वो भी किसी वेव की फॉर्म में ही होगा, और ये सारों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कहने का कि ये अगर वेव इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रिक नेचर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक नेचर, जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो कि अगर ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये मार्कर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक नेचर है वो कुछ इसके ऊपर और नीचे यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। और दूसरा अगर बात करें इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो मैग्नेटिक नेचर कुछ इस तरीके से होगा, इसके अंदर बाहर कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक नेचर है इसके ऊपर और नीचे, और जो इसका मैग्नेटिक नेचर है वो कुछ यहां पर है, यानी कि इधर और इसके पीछे। ठीक है, तो यहां पर इसका मैग्नेटिक नेचर हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक नेचर है। ठीक है, ऊपर नीचे तो इलेक्ट्रिक नेचर है, और ये ब्लू मार्कर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। तो तीनों ही चीजें क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। तो तीसरा जो पोस्टुलेट हमने यहाँ पर लिखा था, द रेडिएशन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक नेचर, और इन तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर जो आप यहाँ पर वेव देख रहे हो, इस पे बेस्ड हम बहुत सारी कुछ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।